आप है ना थोड़ी सी शांति बनाओ। ये जो इंटरव्यू कर रहा है मेरा, ये तुम्हारा आज पूरे भारतवर्ष में दिखाया जाएगा। हेलो ठीक है, मेरे हाथ में क्या नमस्कार, मैं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर जनता टीवी में। और बड़ौदा की ये महापंचायत है, ये दौर चल रहा है और इस महापंचायत में जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर है, अब एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के मोहताज नहीं है। INLD का जो जलवा हुआ करता था उसको वापस लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक उपचुनाव में भी बड़े चुनाव की तरह मेहनत कर रहे हैं। नाम समझ गए होंगे आप, अभय सिंह चौटाला है INLD से। बहुत बहुत स्वागत है और तालियों के साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं आप। INLD का जो रुतबा हुआ करता था, रुतबा आज भी है, जन समर्थन। मैं बात कर रहा हूं लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में लोग जीतते हैं हारते हैं, उस आधार पर ये उपचुनाव है। इसको भी आप जनरल इलेक्शन की तरह लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कार्यकर्ता जो है कभी भी बैरक में नहीं गया। हमारा कार्यकर्ता हमेशा जब कभी भी किसी भी सरकार ने इस प्रदेश के किसी किसान को कमजोर करने की कोशिश करी, कहीं गरीब आदमी की अनदेखी करने का काम किया, या कहीं किसी भी समाज को दबाने की कोशिश करी, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ मजबूती से खड़ा हुआ और उस समय तक साथ दिया जब तक उस समाज के साथ, उस कम्युनिटी के साथ न्याय जब तक उसको नहीं मिला तब तक उसके साथ खड़ा रहा। मुझे एक बात सुनकर के आपकी हैरानी हुई। आपने ये कहा कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का जलवा हुआ करता था। मैंने कहा लोकतंत्र में चुनाव के जो सीट्स आप जीतते हैं हारते हैं उसको लेकर के आपने कहा जलवा हुआ करता था। जी, आज भी जलवा है। जलवा तो दिख रहा है सामने। आज भी चुनाव के नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता जी, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में, जो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इस सीट का बड़ा दावेदार मानती थी, हुड्डा जो राउंड की तरह अहंकारी हो गया था, जो ये कहता था कि मुझे बड़ौदा के लोगों के बीच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको चौखट पे नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया। उस भारतीय जनता पार्टी को जो 75 पार की बात करती थी, जिसको कुछ स्वार्थी लोगों ने सत्ता में लाने में मदद करी, आज उन दोनों की हालत इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से इस मुकाम पे लाकर के उनको खड़ा कर दिया कि आज उनको भीड़ जुटाने के लिए कहीं जो ये डांस के प्रोग्राम करने वाले जो पार्टियां होती हैं, आज उन पार्टियों को मंच पे ला करके गांव में भीड़ जुटानी पड़ती है। इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका जनाधार खत्म होता जा रहा, वो अपना लोगों के बीच में बात कहने के लिए, क्योंकि आज बीजेपी से पूरे प्रदेश के लोग जो हैं
दुखी हैं, परेशान हैं। आज लोग एक साल में इतने उब चुके हैं कि आज जनरल इलेक्शन अगर हो जाए तो इन दोनों पार्टियों को एक भी सीट मेरे ख्याल से आने वाले समय में नहीं मिल पाएगी। आज इस बाई इलेक्शन में जहां उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया, वही भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो म्यूजिक पार्टी वाले लोग हैं, जो लड़कियों का डांस करवाते हैं, जो ब्याह शादियों में बुला करके लोग जिससे मनोरंजन करते हैं, आज बीजेपी से लोग इतने ऊब चुके हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनको आज उन पार्टियों को बुला करके एडवांस में गांव के अंदर उनके म्यूजिक के प्रोग्राम कराए जाते हैं, वहां स्टेज के ऊपर लड़कियों को नचाया जाता है, वहां ऐसे बेहूदे गाने बजाए जाते हैं जो बाप बेटा इकट्ठा बैठकर, माँ बेटी इकट्ठा बैठकर के गानों को सुन नहीं सकती। इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी और सरकार के लिए क्या होगी? अगर थोड़ी सी भी गैरत सरकार में है तो सरकार को यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा बांध करके चले जाना चाहिए। बीजेपी और जेडीपी वाले कहते हैं कि जो पिछली बार चुनाव हुआ नंबर 2, 3 पे थे, अब ये दो मिल गए हैं, तो कहाँ हुड्डा साहब, कहाँ अभय जी, ये दो जो मिले, ये कि खेल तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। ये दोनों जब मिले तब से दोनों का ही खेल खत्म हो गया। अब हालत ऐसी है कि जब से ये दोनों जुड़े मिले आपस में, तब से एक हरियाणा प्रदेश में नया गिरोह खड़ा कर दिया। और गिरोह भी लुटेरों का, ठगों का, बदमाशों का। आज इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हम बिहार से भी आगे निकल गए। आज जो कोई व्यक्ति किसी को थ्रेट देता है, किसी को कोई मारता है, उसको गिरफ्तार करने की बजाय, पकड़ने की बजाय कोई रेप करता है, कोई किसी का पेट्रोल पंप लूटता है, कोई किसी के घर पे डाके डालता है, उनको पकड़ने की बजाय सरकार उनको शेल्टर देने का काम करती है। अगर आंकड़े देखे जाए पिछले एक वर्ष के अंदर कि कितने क्राइम हरियाणा प्रदेश में बढ़े हैं, तो हरियाणा प्रदेश जो क्राइम रेट में कम हुआ करता था, आज वो नंबर 1 पे चला गया। सबसे ज्यादा क्राइम देश में आज कहीं है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर। जहां क्राइम हुआ वहीं भ्रष्टाचार के मामले में भी हरियाणा प्रदेश सबसे आगे निकल गया। जहां तक आप सरकार की बात करते, कोई भी सरकार प्रदेश या देश की एक वर्ष के समय में इतनी ज्यादा अनपॉपुलर नहीं हो सकती। एक एजेंसी जो देश की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी है, उसने पिछले दिनों एक सर्वे किया था और उस सर्वे में उसने हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को 4% लोगों में पॉपुलरिटी के नाम से दिखाया था। ये जो सरकार, वहां मुख्यमंत्री नहीं दिखाया जाता, वहां सरकार कितनी पॉपुलर है देश में, कितना उस प्रदेश के लोग उस सरकार से खुश हैं, उसका आंकड़ा बताया जाता है। केवल 4% लोग इस प्रदेश के ऐसे थे जिन्होंने उस सर्वे में कहीं भाजपा को ठीक बताया। 96% लोगों ने उनको उतारने का काम किया। उस सर्वे के बाद ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर कहीं 50% पॉपुलर होता फिर भी चलो सत्ता में रह सकता था। जब लोगों ने 4% पे लेकर के खड़ा कर दिया, वो लोग किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हमने प्रदेश का विकास किया? हम तो पूरा चुनाव विकास और डेवलपमेंट के नाम पे ही लड़ते हैं, ना खर्चा ना पर्चा। हाँ, तो खर्चे पर्चे की जरूरत थी ना, तो सीधा है सारा कुछ। अब तो इस किस्म के हालात कर दिए कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। आज भी यहाँ इस गांव के अंदर, आपके यहाँ मीटर बाहर लगे हुए हैं कि अंदर लगे हुए? अभी अंदर है। मैं यहाँ कुछ गाँव में बाहर मीटर लगे हुए थे। मैंने वहां लोगों से पूछा था, ये मीटर लगने के बाद तुम्हारे बिल कम हुए ज्यादा बढ़े? एक घर से किसान ने बताया, जिससे पूछा कि तेरे पंखा क्यों नहीं चला रहा, तो कहने लगा कि पंखा जैसे चलाऊंगा मीटर उसी तेजी से, जितना तेज पंखा चलेगा मीटर भी उतना ही तेज चलेगा। हमारे बिल कहीं 500-700 रुपए आते थे, अब 2-2 हजार रुपए बिल आते। केवल बिजली बोर्ड में नहीं, इस एक डिपार्टमेंट में नहीं, आप अपने कोई भी डिपार्टमेंट को उठा करके देखें, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जिस डिपार्टमेंट में आज
भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं। इस प्रदेश में इनकी सरकार बनने के बाद 10 ऐसे घोटाले हुए हैं, जिसमें एक ऐसा घोटाला है, हम तो ये सोचते थे कि लॉकडाउन में सरकार जो है कहीं डॉक्टरों की मदद करेगी, कहीं डॉक्टर मरीज को ठीक करेगा। हम ये मानते थे कि सरकार कहीं गरीब लोगों में जिनको मजदूरी नहीं मिल रही उनके खाने पीने का इंतजाम करेगी, उन तक राशन पहुंचाएगी। लेकिन पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई, किसी ने आरटीआई लगाई और पूछा कि कितना पैसा कोविड के ऊपर तो खर्च हुआ है। उसमें 355 करोड़ रुपए कोविड पे खर्च किए हुए दिखाए गए और उन 355 के अंदर एक पीपी किट जो थी, जो डॉक्टर पहन करके कोविड के मरीज का इलाज करते हैं, उस पीपी किट की कीमत थी 1067 रुपए। मैंने प्रेस के लोगों को चंडीगढ़ में बुला करके एक प्रेस के साथी को मेरे अपने कर्मचारी के साथ बैठा करके मेडिकल स्टोर पे भेजा। मैंने कहा कि आप साथ जाओ, साथ जाकर के पीपी किट खरीद करके लेकर। जब वो पीपी किट खरीदने गया, जो मेडिकेटेड पीपी किट थी, इनकी तो जो किट है उसको डॉक्टर पहनते भी। डॉक्टर कहते हैं कि जो सरकारी किट है इसको पहन करके अगर हम मरीज के पास जाएंगे तो हम कोविड से बच नहीं सकेंगे, इसलिए इनके द्वारा दी गई कोई किट को पहनता तक भी नहीं। 300 रुपए में मेडिकेटेड किट मिली, जिसको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इसको पहनने के बाद हम अगर मरीज तक जाएंगे, अगर हम मरीज को ट्रीट करेंगे तो हमें कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो उन पैसों का, उन पैसा जो इकट्ठा हुआ था, जो आम आदमी ने इनको दिया था कि कोविड के काम आए, आम आदमी ठीक हो, ये तो उसमें भी पैसे खा गए। अभी जब विधानसभा का स्तर आएगा, मैंने उसके लिए अलग से कालीन अटेंशन दे रखी है। मैं सरकार से पूछूंगा कि किस किस रेट में आपने क्या क्या खरीदा है, वो सारा सामान खरीद करके विधानसभा में लेकर के जाऊंगा बिल के साथ। ये तो बाजार में मिलता है और सरकार जिसको खरीदेगी उसमें तो वैसे भी, क्योंकि बल्क में खरीदती है तो 10-20% वैसे भी पैसा कम हो जाते हैं। इन्होंने कहीं किसी डिपार्टमेंट में, एक हेल्थ की बात नहीं, एक्साइज को लेकर कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ था। आज तक उस शराब घोटाले की जांच जो मुख्यमंत्री ने समय एससीटी की गठन किया था, और उस गठन करने के बाद हम ये उम्मीद करते थे कि अब जिन लोगों ने शराब की चोरी करी है, या जिन लोगों ने शराब की चोरी करवाई है, या जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर दारू ले जाकर के गांव और शहर में बिकवाई है, वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन आज तक उस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पूछा मैंने इसके बारे में कि वो रिपोर्ट कहाँ है, तो कहने लगी कि जी हमने तो विजिलेंस को इसकी इंक्वायरी दे दी। फिर वो कमेटी किसने बनाई थी 3 मेंबर्स की एससीटी की, फिर उसकी क्या जरूरत थी? उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर उस रिपोर्ट को साया करते हैं तो ना केवल एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग उसमें फंसते हैं, बल्कि ऊपर तक उसकी आन जाती है। इस तरह ऊपर तक मतलब आपको कोई जो उस डिपार्टमेंट का मंत्री है वो भी उसमें फंसता है, उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो भी उसमें फंसता है। कोई एक मतलब आप सीधा सीधा दुष्यंत चौटाला पे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी फंसता है। जिम्मेवारी कोई भी सरकार होती है उसमें मिनिस्टर से ज्यादा मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री अगर किसी अपने मंत्री को बचाने के लिए कहीं इस तरह की इंक्वायरी करा करके ठंडे बस्ते में डालता है, तो फिर मुख्यमंत्री भी उस भ्रष्टाचार में उतना ही शामिल है जितना उसका मिनिस्टर। ये कृषि बिल भी आया 3 है उसमें। अब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन कांग्रेस और आईएनएलडी, ये सब जो पार्टियां हैं, ये इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और उसमें कहीं पर ये नहीं कहा गया कि, आपने सुना होगा जो बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एमएसपी हटाने की बात तो की ही नहीं, बल्कि एमएसपी तो और हमने कुछ फसलों के रेट बढ़ा दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो जब पहला चुनाव लड़ रहा था पार्लियामेंट का, जब ये सत्ता में आए थे, उससे पहले ये भी कहता था कि जो काला धन विदेशों में कांग्रेस लेकर के गई है, हम वो सारा पैसा वापिस लाएंगे। जन धन योजना के तहत हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। ये भी कहता था 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम करना। हमारा प्रधानमंत्री तो ये भी कहता था मेरे पर भरोसा करो, मैं 2 करोड़ पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी दूंगा। उसने कहा मेरे पे भरोसा करके वोट करो। लोगों ने वोट दिया, सरकार बढ़ गई। इनसे पूछो, ये सारे बैठे हैं,
पंद्रह लाख आगे किस अच्छा पूछ लो कि किसी के कोई पैसा है और छोरे भी नौकरी लागे होंगे थारे ना कोई छोरा लगा ना कहीं कोई वन पेंशन का किसी को फायदा मिला। अभी प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा कर लो, मैं तुम्हें एमएसपी दूंगा। अभी चलो माणा की मंडी में किस तरह से किसान के धान के ऊपर लूट मची हुई है, किस तरह से आज किसान का बाजरा जो है जहाँ पशु बांधने की जगह नहीं है घरों में, बाजरा कहाँ रखेगा। लोगों ने अपने बिस्तर हटा करके बाजरा नीचे बिछा करके उसके ऊपर बिस्तर लगा लिए और तो उसको लेकर के खाने। आज बाजरे का रेट जो एमएसपी के हिसाब से मिलना चाहिए उससे 900 रुपया कम बाजरा बिक रहा है। आज धान जो है जिसकी कीमत 4000 रुपये क्विंटल मिलती थी इनकी, आज 1800 रुपये में पिट रहा है। कुछ से पिट रहा है नहीं पिट रहा। तो फिर सरकार क्या जो सरकार कह रही है वो सारी सच्ची है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं मैंने बताया ना आपको, मैं नहीं बता रही ये तो मैं तो अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं तो क्योंकि सरकार के खिलाफ मेरा कैंडिडेट खड़ा है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये लोग जो है ये तो मतदाता है, इन्होंने तो फैसला सही और गलत बात पे करना है। अगर मेरी बात गलत होगी तो फिर ये मान के चलो अभी मन बना करके चले जाएंगे ये वैसे झूठ बोल करके कहीं ना कहीं अपना दाव लगाना चाहते हैं। अगर कोई सरकार का व्यक्ति इनके सामने इस तरह की आकर के बात कही तो इसकी गर्दन पे भी हाथ डालेंगे, कहेंगे कि हमारा बाजरा पिट रहा है, हमारा धान पिट रहा है, हमारा मक्का पिट रहा है। आप कहते हो कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी ये दावा कर रही है, बीजेपी का कोई मंत्री कोई एमएलए मेरी तरह बिना सुरक्षा किसी गांव में बढ़ करके दिखा। आज अगर किसी गांव में बिना सुरक्षा इनका कोई मंत्री और एमएलए आ जाए तो लोग उसको जूतों की माला पहना करके मुंह काला करके जुलूस काटने का काम करेंगे। तो सैकड़ों सुरक्षा के कर्मचारी साथ लेकर के चलते हैं। अभी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है 2 दिन बाद। मुझे कोई आज बता रहा था कि घाना को पुलिस छावनी बना रखे है, घाना के अंदर पुलिस फोर्स पड़ी हुई है। जिस किसी गांव में जाएगा वहाँ गांव का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को आगे बैठाएगा, भाषण देकर जाएगा, लोग नहीं सुनेगा क्योंकि पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा लगा देगा कि कोई भी आदमी जाएगा। आप ये देखो कि प्रजातंत्र है, हम अपना वोट दे करके एमएलए चुनते हैं, एमएलए से चीफ मिनिस्टर मिलता है, प्राइम मिनिस्टर मिलता है। जो लोग वोट डालते हैं उससे ये लोग डरते क्यों हैं? मतदाता से अगर कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाए, इस खट्टर के साथ कौन सी सुरक्षा हुआ करती थी? ऐसे अकेला घूमता था, अकेला बस में चढ़ता उतरता था, कोई पहचानता तक भी नहीं था, तब इनको कोई डर नहीं था। आज किस चीज का डर है? आज कहीं जाता है इतना बड़ा पैसा सरकार का उसके ऊपर खर्च होता है, क्या जरूरत है वो पैसा खर्च करने की? इसके कहने से किसने यहाँ वोट देना है? इससे अच्छा अपना चंडीगढ़ में सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करने की बजाय, सरकारी पैसे का नुकसान करने की बजाय मुख्यमंत्री को उस पैसे को लोगों के विकास में खर्च करना चाहिए। इन्होंने तो जो लोन लिया 1 लाख करोड़ का, उसको अपनी ऐशो आराम बना दिया कि उस पैसे से हम हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में सफर करेंगे और जहाँ जीत जाएगा वहाँ उतार लेंगे, जहाँ जाए जीत जाएगा वहाँ सरकार का पैसा खर्च करके और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी। लेकिन लोग जो है इस चुनाव में इनको बड़ा सबक सिखाएंगे, जहाँ इनको सबक सिखाएंगे वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी यहाँ की जनता इस बात का हिसाब मांग रही है कि आप कहते हो कि भी मैंने तुम्हारे बहुत काम किए, इस गांव में कितनी बार आया हुड्डा? मुख्यमंत्री जब आया था कभी? सिर्फ वोट मांगने आए 15 साल के अंदर। तो लोग क्या वो थोड़ी है जो उसको आप कह देगा तेरी झोली भरती। एक बार भी यहाँ आया नहीं, किसी के मरने पे, किसी के ब्याह शादी में, दुख में, सुख में कभी नहीं आता। केवल ये बात कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। अब मतदाता समझ चुका है, पढ़ा लिखा बच्चा जो है अपने माँ बाप को इस बात के लिए समझाता है कि हमें ऐसे लोगों के झांसे में आने के बजाय उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने हमें मान दिया, इज्जत दी, जिन्होंने हमारे काम किए। आप जिस गांव में बैठे हो, इसी गांव के अंदर चौटाला साहब में 2000 में इस एरिया की डिमांड थी लोगों की कि हम गन्ने की खेती करते हैं, हमें गन्ना जो है कभी आपका रोहतक ले जाना पड़ता है, कभी सोनीपत ले जाना पड़ता है, कभी हमें पानीपत ले जाना पड़ता है, कभी हमें जींद ले जाना पड़ता है। हमें पता नहीं कहाँ कहाँ की पर्चियाँ मिलती है। हम 3-3, 4-4 दिन अपनी ट्रालियों पे बैठ करके पूरी रात दिन काढ़ा करके और बड़ी मुश्किल से अपना गन्ना बेच करके आते हैं। हमारे ट्रैक्टर टूटते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है।
आप हमारे इस इलाके के लिए एक शुगर मिल दो जिसमें हमें आसानी हो जाए। लोगों ने जैसे डिमांड करी उनके सामने, इसी गांव की जमीन के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1 साल में शुगर मिल लगा करके किसान को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने का काम हाँ, ये बात करते हैं आपके लिए, इसलिए जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आपने इंटरव्यू उनके भी जाके करने हैं, आपको चीफ मिनिस्टर का भी करना है, आपने जाकर के हुड्डा का भी करना है, उनसे भी पूछना है आपको। जो आज अनाज मंडी जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, जिस भीड़ की वजह से आपको आने में दिक्कत हुई थी, वो अनाज मंडी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। उन्होंने 2005 के राज में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी बना करके दी। महिला का कॉलेज नहीं था, हमारी बहन बेटियां जो है पढ़ने के लिए दूर दराज जाती थी। डिमांड करी लोगों ने, महिला का गवर्नमेंट कॉलेज जो है गोहाना में बना करके दिया, सब्जी मंडी बना करके दी। अनेक ऐसे गांव हैं इस इलाके में जिनके अंदर पानी पीने का जो है उसकी दिक्कत थी, ट्यूबवेल का पानी खराब था और रजवाया कोई था नहीं। लोगों ने जहाँ डिमांड करी कि हमें पीने का पानी मीठा मिले, इसके लिए रजवाया निकालो, हमारे खेत में पानी लगे, अनेक रजवाए बना करके दिए। मैं इसे यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे एक ऐसा गांव भी है बड़ी ब्राह्मण जो है, उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बना के दिया। उस इंजीनियरिंग कॉलेज का मायना है, अगर आप किसी भी गांव में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हो तो उस इलाके के बच्चों को तो लाभ मिलता ही मिलता है। उस गांव के 6 बच्चों का हर साल उसमें एडमिशन होता है। सरकार की जिम्मेदारी है, जो बिल्डिंग बना दी उसके अंदर कैसे बच्चों का एडमिशन हो, उसके लिए अच्छे वहाँ पे टीचिंग कोर्स दिए जाए, अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर लगाए जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाए, बच्चों को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करके वहाँ पढ़ाया जाए। हमारे 5 साल के पीरियड में वो कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चला था। इस हुड्डा ने आते वो कॉलेज बंद कर दिया। उस 10 साल में 60 बच्चे जो इंजीनियर बनने थे वो बच्चे वंचित हो गए। इस मुख्यमंत्री ने उस इंजीनियरिंग कॉलेज को उठा करके इस योगेश्वर दत्त को दे दिया कि तू यहाँ पे अपनी अकेडमी चला ले। हमको इस चीज का विरोध नहीं करते कि अकेडमी क्यों बढ़ाई, अकेडमी बनानी है तो और कोई स्पोर्ट्स की अकेडमी बना करके उसको चलाने का काम करते हैं, उसको कोई जगह देते हो, अपने आप अपनी अकेडमी बनाता। लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकार की जिम्मेवारी थी कि फिर से उसमें सीटें बढ़ा करके, सीटें बाहर से लेकर के आते तो उसको चलाते। हमारा जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी हम दोबारा से उस इंजीनियरिंग कॉलेज को चलाएंगे और फिर बच्चों का एडमिशन। यहाँ पे अनेक ऐसे गांव हैं जिन गांवों के अंदर डिस्पेंसरियां नहीं थी, जिनमें स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। अनेक स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार के टाइम में थे। एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले जो खेतों के रास्ते थे, जो बारिश होने की बात है, जिन रस्तों पे आदमी चल नहीं सकता था, एक गांव से दूसरे गांव का सफर ज्यादा होता था। चौटाला साहब ने उन गांव की सड़कों को भी 90% जो रोड इस तरह के वो हमारी गवर्नमेंट के टाइम पे बने हैं। हुड्डा साहब से जब आप करो उससे पूछ लेना कि हुड्डा साहब सिर्फ कोई 4 ऐसे काम गिना देते जो तेने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए किए। ये आपका जो बड़ा गांव है भैंसवाड़, उस गांव की पंचायत में कोई 10 दफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चीफ मिनिस्टर होते हुए उनसे जाकर के इस बात की डिमांड करी थी कि हमारे यहाँ पे कॉलेज बना दो, हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। कॉलेज बनाने की बजाय हर रोज लटकाने का काम किया। अब भी ये कहते हैं कि मेरे काम किए, कोई नौकरी तो यहाँ के 10, 20, 50 बच्चे किसी गांव के घर लगे हैं तो या तो किसी सिफारिश की वजह से लगे या अपनी कोई मेहनत की वजह से लगा, या हुड्डा के टाइम में नौकरी बिका करती थी, पैसे दे करके लगा। हमने तो इनको एक ऐसे आदमी को जिम्मेवारी दी थी जो नौकरियां देने का काम करता। हमारे टाइम में तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो था वो इसी विधानसभा क्षेत्र का था। इस भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ी नौकरी हमारे हरियाणा में मिलती है पब्लिक सर्विस कमीशन के थी, उसका चेयरमैन भी उनको हरियाणा में नहीं मिला कोई आदमी, वो भी बिहार से ढूंढ करके लेके आए। 75% नौकरी देने की बात करते हैं, रेजुलेशन लेने की बात करते हैं, जो एक आदमी नहीं लगा सकते प्रदेश में, उनसे आप 75% की कहां से उम्मीद करोगे, कैसे लगा देंगे? बड़ौदा चुनाव के इतिहास में जाए तो जब तक ये सीट अनरिजर्व मतलब रिजर्व थी तब तक यहाँ से INLD का झंडा बुलंद रहा। जैसे ये अनरिजर्व हुई सीट उसके बाद से कांग्रेस लगातार यहाँ जीतने लगी।
जब से कांग्रेस जो जीती थी वो बहुत छोटे छोटे मार्जिन से जीती। हमारा उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतता रहा हमेशा। जब 2009 में उठा तो 2005 में गवर्नमेंट में आ गया था। 2005 में भी हमारा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत करके गया था। उसके बाद जब अगला चुनाव 14 का हुआ उसमें कांग्रेस यहाँ से जीती। मार्जिन केवल 1100 वोट का था। हमारा जो उम्मीदवार था उसको ये गलत फहमी हो गई थी। वो 2 दिन पहले चुनाव छोड़ करके घर चला गया था कि मैं तो बहुत बड़े वोटों से जीत रहा हूँ। अगर वो 2 दिन और मेहनत करता तो फिर सीट हमारी थी। यहाँ कभी भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े मार्जिन के साथ चुनाव नहीं जीत पाई। यहाँ तो पिछला जो चुनाव है आप उसका आंकड़ा भी अगर उठा करके देखोगे तो पिछले चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बड़े मार्जिन पे थी। मैं बता देता हूँ, आप जाओगे दूसरी तरफ जो लोग इसी गलतफहमी की वजह से या किन्हीं को बहका लिया गया या लोगों के बीच में जाकर के मेरे बारे में गलत प्रचार करके कई सहानुभूति बटोरी, अगर वो लोग हमारे से अलग ना होते तो फिर ना केवल रोदा हम जीतते बल्कि आज सरकार भी हमारी होती। आप ये कह रहे हैं कि जेजेपी और जो पार्टी आईएनएलडी 2 हिस्से में हो गई, जेजेपी और आईएनएलडी, इसका नुकसान आईएनएलडी को भी हुआ। अगर ये दोनों साथ रहते आप तो आज बात अलग होती। मैंने आपको बताया ना भी कुछ लोग स्वार्थी थे जो बीजेपी के हाथों में खेल गए, जो पैसों से बिक गए और उन्होंने हमारी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। लेकिन अब जो लोग बीजेपी के जेजेपी के साथ गए थे इस विधानसभा क्षेत्र में 95% लोग जो है आज वापसी कर चुके हैं। और जब चुनाव होगा, जब मतदान का दिन आएगा, मैं हर उस साथी के घर पे जाऊंगा जो हमारी पार्टी से 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था और जो किसी गलतफहमी का शिकार होकर के जेजेपी के साथ चला गया। मैं उन सबको मतदान पड़े दिन से पहले 100 का 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा करूंगा। ये कितना आपको लगता है कि हो पाएगा? क्योंकि आज से एक लोग अलग हुए, वो बीजेपी के साथ मिलकर के कैंपेन कर रहे हैं और लगातार वो भी घूम रहे हैं और बीजेपी के साथ करार ये है कि वो अपने हिस्से का वोट उनको दे पाएंगे। बीजेपी के साथ जो कैंपेन कर रहे हैं उनमें एक ही आदमी है, भूपेंद्र सिंह जो मलिक है उसकी तो मजबूर कर रखा है उसको तो मन से नहीं है। लेकिन एक है बांगड़ जो है उसको हम भूत की तरह दिखाई देते हैं। उसको लगता है कि कहीं तेरा इस सरकार का मामला बिखर गया कल को, तो तेने जो करी है उसके लिए तुझे लोगों के बीच में खड़े होकर के जवाब तो देना पड़ेगा। जो भी कोई इनके साथ गया था आज अकेला वो नहीं आ रहा वापस, वो अपने साथ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को भी लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो। मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस चुनाव में तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपनी पार्टी के साथ दोबारा खड़ा करूंगा और फिर 4 साल मेरे पास है। पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे पुराने साथी हैं सबकी घर वापसी कराऊंगा और फिर 2024 के अंदर अपनी सरकार में घर वापसी आप कह रहे हैं, तो घर वालों की भी वापसी होगी या फिर घर वाले तो बीजेपी में जाएंगे। आप उनकी चिंता बहुत करते हो। मैं आपकी भी चिंता बहुत करता हूं। मेरी चिंता कम रखते हो, आप उनकी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपने ये कहा ना कि सबके घर वापसी करवाऊंगा। नहीं, हम तो उन साथियों की घर वापसी कराएंगे जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत किया था। आप सुनने वाली चीज है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को चौधरी देवीलाल ने
खड़ा किया। चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ खुद है। इसमें इस पार्टी का मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश आज अपने आप को पार्टी के कार्यकर्ता ही मानते हैं। जो लोग बैठे हैं, जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, ये सारे के सारे हमारे से ज्यादा इस पार्टी के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। जब फिर पार्टी बड़ी थी, उससे पहले बहुत सारी फैमिली ऐसी है इस गांव में भी है जो चौधरी देवीलाल के साथ थे। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी तो 91-92 में जाकर के खड़ी हुई है। उससे पहले तो और पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन ये हमेशा चौधरी देवीलाल के किसी भी पार्टी में थे, चाहे वो ज्वाइंट पंजाब की बात थी और चाहे वो हरियाणा अलग होने के बाद की बात थी। इन लोगों ने चौधरी देवीलाल को हमेशा ताकत दी। मैं कई दफा गांव में जब बैठता हूँ किसी बुजुर्ग के पास, उससे पूछता हूँ कि तब तुम कब से पार्टी के साथ? कहता मेरा बाबू भी इस पार्टी में था, हम तो देवीलाल के हैं, हमने सारी उम्र देवीलाल के साथ रही, हमारी 3-4 पीढ़ियां होंगी, तो हमारे से पहले के कार्यकर्ता है, तो उनका अधिकार ज्यादा है या हमारा ज्यादा है? इसलिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी किसी की विभूति नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आम आदमी की। बीजेपी जेजेपी एक साथ लड़ रही है चुनाव, एक तरफ कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। बीजेपी या कांग्रेस वालों से पूछिए तो कहते हैं कि बड़ौदा में आईएनएलडी का कोई सौदा नहीं। ये सौदा तो 10 तारीख को दिखा देंगे। बीजेपी का केस होता है, जेजेपी का केस होता है, हमारा केस होता है, तो लोगों ने तय करना है। यहाँ आपके सामने बैठ कर बाइक पे कहने से सौदे तय नहीं होते। कांग्रेस कहती है, खास करके हुड्डा साहब के कैंप के लोग कहते हैं कि ये इस इलाके में 14 रूल की है और यहाँ से जीत पक्की है, चाहे अभय सिंह जी कुछ कहें, चाहे खट्टर साहब कुछ कहें। मैं कह रहा हूँ आपसे भी, लोग उनसे सवाल करते हैं, पूछते ये बात है कि आप 10 साल सत्ता में थे, तब कहाँ थे? अब 6 साल से आप एक दिन भी नहीं हमारे यहाँ आए। अब आप आकर के कहते हो भूपेंद्र सिंह की चौधरी की पोल तो इस टिकट के मामले में पट गई। आम आदमी को पता लग गया कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या हैसियत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो टिकट दिलाना चाहता था डॉक्टर नरवाल को। रात के 2:30 बजे तक 15 तारीख को उसको दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा के रखा कि किसी वक्त भी फोन करूंगा आकर के मेरे से तुम सिंबल ले जाना। और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने दरकिनार करके अपनी मर्जी से टिकट दे दी। अब जब अपनी मर्जी से दे दी तो आगे उसके गप्पी डाल ली कि नहीं तेरे को दिला के ले आऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस इलाके के लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कांग्रेस में कहीं कोई जगह नहीं है। अगर कांग्रेस में आज किसी के पास ताकत है तो सैल जाओ सुरजेवाला के पास है हरियाणा। मतलब आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का कोई फ्यूचर नहीं है? कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस में। नहीं, हुड्डा जाएगा, पार्टी छोड़ेगा, कल को अपनी नई पार्टी बनाएगा, फिर दिवालिया पीटेगा। जिस किसी ने कांग्रेस छोड़ करके नई पार्टी बनाई उसने नाक रगड़ के फिर कांग्रेस में वापसी करी। राव वीरेंद्र ने करी, मुंशीलाल ने करी, भजन लाल ने करी, हुड्डा के साथ वही होगा। अब तो कुलदीप मिश्र भी वापस आ गए। हाँ तो बताओ ना, वही तो कह रहा हूँ कि सबको नाक रगड़ के जाना पड़ा उस कांग्रेस में वापस। तो आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का कोई भविष्य नहीं है और वो अलग पार्टी बनाएंगे? भविष्य नहीं है, 100% अलग बनाएगा। कब तक? इस चुनाव के बाद ही बना लेगा, ज्यादा दिन नहीं निकलेगा। लगता है कि इधर कुछ बातचीत हुई है आपकी उनसे? या कुछ गुरु मंत्र दे दिया आपने? मेरी बातचीत तो बहुत लोगों के साथ होती है जी। मेरी तो आपसे भी कई दफा होती है जी। मुझे आप जैसे लोगों से खबर मिलती है कि कौन सा नेता आगे क्या करने वाला है। आप थोड़ा सा पीछे जाके सोचो कि ये बात आपने तो मेरे कान में नहीं डाली थी। मतलब इस चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बना रहे हैं? बढ़ाएगा तो बताने वाले ने ये भी बताया कांग्रेस ही इसको नाम क्या कांग्रेस ही इसको मजबूर कर देगी, इसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो नाम के बारे में भी कोई जानकारी मिली क्या कि वो उनकी पार्टी जब का छोड़ने का समय है तो उससे पहले बता दूंगा। तो 10 तारीख को
फाइनल एक आखिरी सवाल, बड़ौदा की क्या तस्वीर देखते हैं आप? आपको 31 तारीख का इनविटेशन है। हम 31 तारीख को बड़ौदा के अंदर एक जनसभा कर रहे हैं, जिसमें केवल और केवल बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बुलाएंगे। आप उस दिन आओ, आप सभी जो मेरे से सवाल कर रहे हो, आप जनता को बताओगे, प्रदेश और देश की को, कि 10 तारीख के नतीजे में इंडियन नेशनल पार्टी का बहुत अहम रोल होगा। एक आखिरी सवाल, तो पिछली बार जब थर्मामीटर कर रहा था तो आपका भी इंटरव्यू किया था मैंने। तब एक चीज इतने लोग खड़े हैं, आप पत्रकार के नाते नहीं, आप यहाँ घूम करके गए थे, जब आप मुझे मिले थे उस दिन में आज के दिन में आपको कितना अंतर लगा? तो आपको लगता है कि नहीं, आप मुझे सही से बताओ क्या कि जिस दिन आपने मेरा इंटरव्यू किया था थर्मामीटर वाला, आज वो थर्मामीटर कहाँ खड़ा है? वो थर्मामीटर आप है ना पत्रकार, नहीं उसको नीचे करके बता दो, आहिस्ता बोल रहा हूं। आपके कान में बता दूंगा फिर। हमको तो पता लगना चाहिए ना। जब माइक थामा है तब तो पत्रकार ही रहने दीजिए। आपको आपके कान में जो लोग अगर हैं उनको बता दूंगा। अगर उस थर्मामीटर वो आपके कान में बता देंगे। अगर उस टेम्परेचर में कोई कमी आई होती जी, तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं करते आज ये। आपको पारा इतना ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और आपने उस वक्त जिनके औरों के थर्मामीटर लगाए थे, जी, तो थर्मामीटर का पारा गिरता हुआ आपको नजर आता है। मैंने आपके थर्मामीटर के बाद अजय भाई साहब का भी लगाया, अजय जी का लगाया, और मैंने ये कहा था, आपने ये कहा था कि अगर हिम्मत है जेजेपी को, तब तो तय नहीं हुआ था कि जेजेपी या बीजेपी कौन लड़ रही है, साथ लड़ेगी अलग। तब आपने कहा था कि अगर हिम्मत है तो दिग्विजय को यहाँ से लड़ा के देख ले। अजय जी ने उसके जवाब में ये कहा था तब कि उनको कहिए कि ये स्वीकार रहेगा, एक बार वो इलाहाबाद की बात बड़ौदा आकर के लड़के देख ले। मैं तो लड़ ही रहा हूँ, वो कहाँ ये बताओ ना। चाबी कहाँ गुम होगी, कुछ तो लड़ रहे हैं, उनकी चाबी पूछ रहा है, कौन लेगा? बीजेपी वाले जेब में डाल लेंगे या किसी और के छोड़े? एक आखिरी सवाल, और ये आखिरी है, बड़ौदा में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, कैंडिडेट हर पार्टी में कौन हो गए, और आईएनएलडी से अभय जी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से खट्टर साहब मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मैदान में है। ये कैंडिडेट कहीं दिखते नहीं है। ये चुनाव मतलब एक होता है ना कि सिंबॉलिक, फलाने पार्टी से फलाना, फलाने पार्टी से फलाना, लड़ तो रहे आप लोग सबके सब। नहीं, ये कैंडिडेट की लड़ाई तो रही नहीं गई। फर्क है इस चीज में, जो तीनों उम्मीदवार हैं, आप इंडिविजुअल किसी से उनके बारे में पूछो, उनकी तुलना करो। जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो ठीक है कि हमारे देश की बड़ी शान है, लेकिन जब उसने पिछला चुनाव लड़ा, उस चुनाव के बाद लोगों के बीच में नहीं आया। जबकि राजनीतिक आदमी की जिम्मेवारी होती है चुनाव हारे या जीते, वो आम आदमी के दुख सुख का साथी बने। किसी के घर में कभी खुशी आ सकती है, कभी कोई गमी भी आ सकती है, लेकिन जो चुनाव लड़ता है, जो वोट मांगता है, उसको सामाजिक होना बहुत जरूरी है। वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है। ये आप किसी से भी पूछे, मेरे कहने की बात नहीं। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो ना सामाजिक है ना राजनीतिक है। उसके खिलाफ तो पुलिस स्टेशन में जाकर के पता करो कितने मुकदमे हैं, किस तरह की प्रवृत्ति का आदमी रहे। उसने तो अपने गांव की पंचायत के अंदर भी जब उससे पैसे किसी से दिए मांगे तो उसने अपनी पंचायत में गोलियां चलाने का काम किया। हमारा जो कैंडिडेट है योगेंद्र सिंह जो है, मलिक साहब जो, वो केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हमने उसकी पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेवारी आज तक लगाई संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की मेंबरशिप के लिए, या कहीं कोई जलसा मीटिंग है उसके लिए। उसने उस काम को बहुत बेखूबी निभाया।
उसके बाद आप पूरे हल्के में जा रहे हो, ये जरूर पूछना किसी से करके कि ऐन अली का उम्मीदवार जो है कितना सामाजिक है। वो हर आदमी के सुख दुख में आता है। ये बैठे इनसे कुछ आता है कि नहीं आता है तुम्हारे? सबके सुख दुख में आता है कि नहीं? कोई कांग्रेसी भी खड़े तो वो भी बता दे भी आवाज को नहीं आता। हर किसी के सुख दुख में आते रहते हैं। कैंडिडेट का बहुत फर्क होता है। हमारा कैंडिडेट 19 से 21 का फर्क नहीं। आप ये समझो कि बहुत वो उसके सामने 10% भी नहीं है और 90% उनसे ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद 3 तारीख और उसके बाद 10 तारीख रहेगा। बहुत धन्यवाद। उसके बाद 14 को दिवाली है, तो उसका भी इंतजार।